कि एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, क्योंकि अंग्रेज भी डरे रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 1855 की तरह फिर से कोई बड़ा भारी विद्रोह कर दे और बड़ी भारी मुसीबत झेलनी पड़े, इंग्लैंड तक हमारी शिकायतें हों और सरकार हमसे नाराज हो। तो उससे पूछा कि क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं? तो उसका स्टेटमेंट था कि क्या हम मूर्ख हैं कि इतने बड़ी भारी तबाही को हम बुला देंगे। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो ये कि उसको बुलाया नहीं जा सकता, हमारे साथ जो आप लोगों ने किया उसको हम बुला नहीं सकते और हम कुछ न कुछ करते रहेंगे, एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि क्या हम बेवकूफ़ हैं कि हमारे साथ अभी तक इतने बड़े भारी अत्याचार हुए और हम जो हैं उसको बुला देंगे और फिर से विद्रोह करेंगे। एक अर्थ उसका ये भी है। अंग्रेज़ों ने जो इसका अर्थ लगाया, और एक अंग्रेज अफसर ने एक पत्र में सरकार को लिख के भेजा, वो ये था कि संथाल अब शांत हो गए और अब कोई विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो असल में अर्थ निकलता है वो ये है कि अब हम उतना बड़ा सशस्त्र विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम शांत भी नहीं रहेंगे। और छोटी छोटी घटनाएं होती है और संथालों को इकट्ठा करने का जो एक तरीका निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि हम धर्म सुधार की बात करेंगे। और भागीरथ मांझी उस समय वो होता है, नायक खड़ा होता है खेरवार आंदोलन का। भागीरथ मांझी कहता है कि हम संथाल जो हैं इसलिए युद्ध हार गए क्योंकि हम लोगों का पतन हो गया। और पतन होने में उसने क्या कारण बताया? उसने कहा कि हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और एक बड़ा भारी उसने अपनी तरफ से क्रिएट किया। देखिए बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है, मोमेंटम जो चलती है प्रथम दृष्टया पता नहीं चलेगी। भागीरथ मांझी ने कहा कि संथाल इसलिए युद्ध हार गए, संथालों का पतन हो गया। संथालों का पतन इसलिए हो गया कि एक तो ये मांस मंदिरा का इस्तेमाल करते हैं खान पान में, और इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम क्या कर दिया कि संथाल लोग जो हैं वो गैर संथाल महिलाओं के साथ संपर्क बनाते हैं और इससे हमारा खून दूषित हो गया और इसलिए हम युद्ध हार गए। नहीं तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो देवता थे जो हमारे साथ थे, वो हमको युद्ध हारने नहीं देते और हम अपना अबुआ राज, हमारा संथाल राज जो है, हम अपना संथाल राज कायम कर लेते। हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देते, महाजनों को यहाँ से निकाल देते, कंपनी सरकारों को यहाँ से खदेड़ देते और अपना हुकूमत, अपना अबुआ राज, अपना संथाल राज हम कायम कर देते। लेकिन करेंगे कैसे? हमारे संथालों का पतन हो चुका है और पतन के कारण उन्होंने ये गिनाया। तो उन्होंने कंडीशन रखी कि कोई संथाल महिला, अब वो कहते हैं पुरुषों के बारे में, लेकिन देखिए काम दूसरी तरफ होता है। वो कहते ये हैं कि संथाल पुरुष इसलिए हार गए कि उनके गैर संथाल महिलाओं के साथ संपर्क है। लेकिन असल में काम ये होता है कि वे अपनी महिलाओं को वहाँ से कैद लगाना शुरू करते हैं कि हमारी महिलाओं को जमींदारों के यहाँ जाने से रोका जाए, महाजनों के यहाँ जाने से रोका जाए, हमारा खून उससे दूषित हो रहा है। लेकिन वो इसको इस रूप में नहीं कहते। अगर वो इस रूप में कहते हैं उनके ऊपर फिर कोई आंदोलन शुरू हो सकता है, बड़ी सजाओं के प्रावधान हो सकते हैं, दूसरे ढंग से इस बात को कहते हैं और महिलाओं पर पाबंदी शुरू होती है। वो इस तरह से समाज सुधार के नाम की एक चीज़ शुरू होती है कि हम समाज को इस तरह सुधारेंगे कि महिलाओं को दूसरी जातियों के पास नहीं जाने देंगे, हमारे पर्व त्योहारों को हम बचाएंगे, हमारी संस्कृति को हम बचाएंगे। और हमारा जो पुराने ज़माने का जो शासन व्यवस्था थी, जो हजारों साल पहले चाय चंपा नाम की उनका पुराना केंद्र होता था संथालों का, जिसके बारे में आज निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वह कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश में है, वो जहाँ भी है अलग बात है। लेकिन तो वैसी शासन व्यवस्था हम कायम करेंगे जो संथालों के अलावा किसी के संपर्क में थे ही नहीं। और जब संथालों का खून जो एकदम शुद्ध था और संथाल अपने जो मुख्य रीति रिवाज हैं, देवता हैं, उनकी शुद्ध पालना करते थे और तब तक हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आया था। और जब से हमने उन चीज़ों को छोड़ा हमारे ऊपर संकट ही संकट आ गए। एक इस बात को खत्म करके आगे बढ़ूंगा। एक साक्ष्य और मिलता है। सिद्धू कानू ने, जिन्होंने विद्रोह चलाया था, उन्होंने कई अफवाहें उड़ी थी उस आंदोलन के दौरान और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं डायन हैं उनको हम मार देंगे। इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। मैन इन इंडिया नाम की एक पत्रिका थी जिसके संपादक वेरी रेलवी भी थे, एस.सी. रॉय भी थे, कि हम इन महिलाओं को मार देंगे। वहाँ से महिलाओं को पाबंदी की शुरुआत होती है। अब मैं इस प्रश्न को बुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसके बाद समाज सुधारक आंदोलनों की शुरुआत होती है और वो शुरुआत जो है अब तक चल रही है, अब तक जा रही है। आज भी आदिवासी इलाकों में आप जाके देखेंगे तो आपको कोने कोने में पहाड़ पर इस तरह के साधु महात्मा बैठे हुए मिलेंगे जो आदिवासियों को मूर्ख बनाते रहते हैं। उसके माध्यम से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। उनके संसाधन जो होते हैं, मुर्गे मछलियाँ हुआ, बकरियाँ हुई या कुछ फसलें जो पैदा होती हैं, उनको खाते रहते हैं। हवन पूजन की सामग्रियाँ उनसे लेते रहते हैं। जो थोड़े बहुत संसाधन आदिवासियों के पास इकट्ठे होते हैं उसको वो अभी भी निकालते रहते हैं। इसकी एक लंबी श्रृंखला चली। भागीरथ मांझी के बाद उसी आंदोलन का जो दूसरा बड़ा नेता हुआ दुबिया गोसाई होता है, जो कि आदिवासी नहीं है, एक वैष्णव साधु होता था और उसने आदिवासियों को खूब लूटा। कहा कि हम तुमको संथालों से महाजनों से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन तुमको 60 रुपये में हमारा एक पत्र खरीदना पड़ेगा जो उनसे मुक्ति का पत्र होगा। और इस तरह से उसने हजारों रुपए हड़पे। इस तरह समाज सुधार के दौरान जो बहुत सारे साधु महात्मा आए उन इलाकों में, उन्होंने भी आदिवासियों को इस तरह से लूटा और उनकी ज़मीनें तक लूटी। ज़मीनें जब नहीं लूट पाए क्योंकि संथाल आंदोलन के बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बन गया था और उसके तहत ये प्रावधान बना दिया अंग्रेजी सरकार ने कि संथालों की ज़मीन को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, इसलिए ज़मीनें लूटना आसान नहीं रहा। महाजनों के ऊपर ये पाबंदी लगाई सरकार ने
कि आपको असली बाट रखने पड़ेंगे, फसलों को जब तोल के आप लेंगे तो असली बाटों से तोल लेंगे और उस पर मुहर लगवानी पड़ेगी। तो पत्थरों के बाटों का इस्तेमाल बंद हो गया तो लूट कुछ कम हो गई और लगान की जो दर थी वो 30% से घटाकर वो अंग्रेजी सरकार ने 24% पर लाकर छोड़ी, जो आज भी ग्रामीण भारत में जारी है। भारत की सरकार 50 साल में 60 साल में भी उसमें कोई कमतरी नहीं कर पाई। इन समाज सुधार आंदोलनों के दौरान भी लूट हुई, यानी कि आज़ादी के पहले, अगर संक्षेप में इस बात को हम समझे तो आइए देखेंगे कि आज़ादी के पहले 17वीं शताब्दी से, बल्कि उससे पहले देखें तो 5000 साल पहले से, लेकिन बीच में बड़ा भारी गैप मिलता है जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता, जिससे हमें पता नहीं चलता कि उस समय आदिवासी मुख्यतः कहाँ थे। लेकिन इतना पता चलता है कि वे इस समय कितने घने जंगलों में थे कि उनके साथ बाहरी लोगों का संपर्क कम रहा और उनके साथ बाहरी लोगों का शोषण कम हुआ। हालांकि वे खुद कबीले आपस में जरूर लड़े, एक दूसरे के संसाधनों पर उन्होंने कब्जे किए, इस नाते उन्होंने जगह भी बदली। तो इस तरह के साक्ष्य हैं। ये आज़ादी के पहले का इतिहास है। आदिवासियों पर सबसे बड़ी भारी जो मुसीबत आई वो आई आज़ादी के बाद 1947 के समय। नेहरू जी ने एल्विन के सुझावों पर और रूस की सरकार के सुझावों पर, रूस से जो मैत्री हुई उसके आधार पर देश में औद्योगिकरण की एक नई शुरुआत की। बड़े कारखाने, बड़े बांध, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बिजली परियोजनाएं और ये सारी की सारी अधिकांश परियोजनाएं, लगभग 90% परियोजनाएं आदिवासी इलाकों में स्थापित की जाती हैं और ऐसा बड़ा भारी भूचाल पैदा होता है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। नेहरू के ज़माने में आदिवासी इलाकों में जो ये स्थापनाएं होती है इन बड़े बड़े कारखानों की, जिनको नेहरू ने आधुनिक तीर्थ कहा, इन आधुनिक तीर्थों ने आदिवासियों को बड़े तादाद पर उजाड़ना शुरू किया। पहले तो ये था कि एक महाजन लूटता था, पहले तो ये था कि एक अंग्रेज अधिकारी थोड़ा सा लगान लूटता था, पहले तो ये था कि एक पुलिस का एक अफसर जो है, एक कर्मचारी जो है, दरोगा जो है, थोड़ा सा लगान वसूलता था, थोड़ी सी लगान के ऊपर अतिरिक्त भ्रष्टाचार कर लेता था। लेकिन हमारी सरकार ने 1947 के बाद नेहरू के बनाए हुए आधुनिक तीर्थों ने आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उजाड़ना शुरू किया। और मैं आपको अगर कुछ आंकड़े दूँ ना तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जरा गौर करेंगे एक मिनट। 1960 में झारखंड क्षेत्र में बड़े बड़े परियोजनाओं की शुरुआत होती है, जिसमें बोकारो का कारखाना, दामोदर परियोजना, ये दो बड़े उदाहरण हैं। इससे पहले 1910 के आसपास ही जो है टाटा का कारखाना वहाँ लगता है। टाटा के कारखाने से भी 1920 में ही लगभग 2 दर्जन यानी कि 24-30 गांव हटाए गए, उजाड़ दिए गए। उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं, कोई पुनर्वास नहीं। पुनर्वास का तो सवाल ही नहीं था उस समय पर, कोई पूछता ही नहीं था पुनर्वास नाम की चीज़ क्या होती है। ये तो पुनर्वास की चीज़ें तो बहुत बाद में आने लगी आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले पुनर्वास नाम कोई चीज़ नहीं थी, जिसको जो ज़मीन चाहिए थी तो ठीक थी। तो टाटा ने 1920 में जो है 24-30 गाँवों को उजाड़ कर अपना कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया। और आज़ादी के बाद जब हमारी सरकारें बनती हैं, बोकारो में आप देखिए कि 34,227 एकड़ ज़मीन बोकारो ने अधिग्रहित की। और उसको ज़रूरत कितने की थी उस समय? 1,000 एकड़ की भी मुश्किल से, और ली कितनी? 34,000 एकड़। दामोदर वैली परियोजना में 28,737 एकड़ ज़मीन ली गई और उनको ज़मीन की ज़रूरत थी 700 एकड़ मात्र, और उन्होंने ज़मीन ली 800 एकड़। अब इस एक प्रसंग में से एक दूसरी बात मैं अभी कह देना चाहता हूँ कि इन दोनों के बारे में, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अच्छा उपन्यास लिखा गया है समर से ऐसे नाम से, विनोद कुमार ने लिखा है। और विनोद कुमार के इस उपन्यास के माध्यम से और बोकारो पर बहुत सारी पत्रिकाओं में सोशल एक्शन वगैरह में स्पेशल इशू निकले थे, उनके माध्यम से पता चलता है कि जो ज़मीन ली गई वो जानते हैं कैसे ली गई? 29 रुपया, जो सबसे अच्छी ज़मीन थी उसका मुआवजा था 29 रुपया प्रति डिसमिल। जो दूसरे दर्जे की थी 11 रुपया, जो तीसरे दर्जे की थी 7 रुपया। ये उपजाऊ ज़मीन का रेट है। और जो बंजर ज़मीन थी उसका रेट रुपये 11 रुपया डिसमिल, और जो बंजर में जो दूसरे दर्जे की थी उसका 5 रुपया, और जो तीसरे दर्जे की थी उसका 75 पैसा प्रति डिसमिल पर ये बोकारो ने ज़मीन इस रेट पर ली। और आप देखिए कि अब का उदाहरण ये है कि बोकारो ने अपनी ज़मीन जितनी इस्तेमाल की सो की, और जो बची हुई ज़मीन है जो उसने अधिग्रहण उस समय किया, उस ज़मीन को वो अब 40,000 प्रति डिसमिल पर दूसरी एजेंसियों को बेच रहा है। जो स्मार्ट टाउनशिप बन रही है उनको बेच रहे हैं। यानी कि जो ज़मीन 15 रुपया प्रति डिसमिल पर ली उसको वो बेच रहे हैं 40,000 रुपया प्रति डिसमिल पर। ये आदिवासियों की ज़मीन का इनका इस्तेमाल है। पूंजीवाद ने औद्योगिकरण के समय जो आदिवासियों की ज़मीनें सार्वजनिक हित के नाम पर ली गई कि देश का उत्थान हमें करना है, उसके आधार पर ज़मीनें ली गई, उनके गाँव के गाँव उजाड़ दिए, उनका कोई पुनर्वास की कोई योजना नहीं हुई। और मुआवजा कितना निर्धारित हुआ उनका? लगभग कोई 30 गाँव उजाड़े गए थे उस समय में, 24 गांव मिटे थे और 12,000 लोगों ने पलायन किया। तो बोकारो, केवल बोकारो कारखाने की बात बता रहा हूँ, 24 गांव और 12,000 लोग, 12,000 लोगों के विस्थापन का मुआवजा तय हुआ 12 करोड़ रुपया। और उस 12 करोड़ में से 5 करोड़ रुपया वितरित किया गया। 7 करोड़ रुपया आज भी बोकारो के पास है।
बोकारो से जब मांगा जाता है, कहता है कि हमने सरकार को सारा मुआवजा दे दिया, सरकार आदिवासियों को देगी। सरकार से कहते हैं तो कहते हैं कि कारखाना प्रबंधन के पास सारा पैसा जमा है, वो देंगे। यानी कि कुल 12 करोड़ का जो मुआवजा था उसमें से 7 करोड़ तो आज भी खजाने में सुरक्षित है। जो 5 करोड़ का जो वितरण हुआ, उस 5 करोड़ में भी बड़े भारी घपले हुए। और आदिवासी पैसे का क्या इस्तेमाल करते? आदिवासियों ने शराब पी ली, रेडियो खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, महिलाओं ने कांच श्रृंगार की वस्तुएं खरीद ली, प्लास्टिक के कुछ श्रृंगार खरीद लिए, बस सारा पैसा हजम हो गया और उनका कोई पुनर्वास नहीं हुआ, वो सारे लोग मिट गए। ये उसके बाद की स्थिति है। ये स्थितियां 80 तक चलती है। दूसरे आदिवासी इलाकों में भी इस तरह के कारखाने लगाए जाते हैं, लेकिन जनजातियों के आदिवासियों के संसाधनों की लूट का ये जो सिलसिला है, जो इतना भारी चरम पर अभी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद 80 के दशक के तक, 90 के दशक के बाद इसमें बड़ा भारी इजाफा होता है। बड़ा भारी इजाफा नहीं होता, बल्कि कहना चाहिए कि तबाही मच जाती है। आदिवासी इलाकों में जो छोटे छोटे लड़ाइयाँ चल रहे हैं, इनका सच अगर आप जानेंगे तो ये समझिए कि कोई विरोध नहीं हो रहा है, युद्ध चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और नक्सलवादी बता बता कर लोगों को मारा जा रहा है। और 91 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरी दुनिया की आर्थिक जो बंधन तोड़ दिए जाते हैं, आर्थिक नीतियां लागू कर दी जाती है, उसके बाद ये स्थिति होती है इन इलाकों में कि जमीन आदिवासियों की संसाधन ऐसे लूटे जाते हैं जैसे समझिए कि राह पर बिखरे हुए कहीं नोट पड़े हों, कि किसी सड़क पर नोट फैला दिए गए हों और पूरा का पूरा शहर जो है आ गया हो उनको लूटने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड इलाकों में तबाही मचाए हुए। मैं आपके सामने कुछ डेटा इसलिए जानबूझ के रखना चाहता हूं कि ताकि बात जो है कुछ तथ्यों के माध्यम से इनकी जो भयावहता है उसका कुछ हमें एहसास हो सके। पिछले 2 दशकों में और पिछले 1 दशक में आदिवासी इलाकों में जितने विद्रोह हुए, जितने आदिवासी मरे और जितने आदिवासियों को नक्सलवादी बताकर, या चाहे सचमुच के नक्सलवादी क्यों ना, जितने आदिवासियों को मारा गया, इसकी कल्पना 5000 साल पहले के सो कोल्ड धर्म युद्ध से ही की जा सकती है। इसके बीच में कोई इतना बड़ा भारी भयावह युद्ध नहीं हुआ। आप देखिए, 2-3 आंकड़े रखता हूँ आपके पास। उड़ीसा में पोस्को का कारखाना लगता है, जमीन 51,000 करोड़ रुपए का ये MOU साइन होता है और जमीन ली जाती है 4000 एकड़। इसी तरह से टाटा का लगता है, इसमें 5,000 लोग विस्थापित होते हैं। वेदांता का लगता है, इसमें 32,400 आदिवासी लोग विस्थापित हुए। टाटा का लोहांडीगुड़ा जगदलपुर में कारखाना लगता है, वो सेज लगता है, स्टील कारखाना लगता है, इसमें 10,000 करोड़ का ये होता है, 4000 एकड़ जमीन इसमें ले ली जाती है। जिंदल लेता है सारंडा में 2470 एकड़, SR लेता है 7000 एकड़। इस तरह से जमीनों की लूट मची हुई। कोयला की खदानें जगह जगह खोली गई और पिछले 1 दशक में कोयला की खदानें जिस तरह से दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप लगा के उन चीज़ों को कंट्रोल किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। और खुद सरकार ने माना कि पिछले एक दशक में कोयला की खदानें जो दी गई उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। और आप CAG की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है केवल कोयला में। और जो सेज लगाए जाते हैं, वो चाहे वेदांता का हो, टाटा का हो, SR का हो, किसी का हो, इन सब के पीछे जो लूट होती है उसका तो कोई कहना चाहिए कि ठीक आंकड़ा ही नहीं है। तो आंकड़ा किस चीज़ का है? आंकड़ा तो मौजूद इस चीज़ का है कि पिछले 1 दशक में 35 लाख लोग तो मजदूर हो गए और आज़ादी के बाद अब तक 65 लाख लोग आदिवासी, ये केवल आदिवासियों के आंकड़े हैं, याद रखिएगा। पिछले 1 दशक में 35 लाख लोग मजदूर हुए, यानी कि 2001 से लेके अब तक। और पिछले 60 से 65 साल में 65 लाख आदिवासी जो हैं अपनी जगहों से जा चुके हैं। एक उदाहरण आप अगर इसका लें कि टाटा का और SR कारखाने का जो विरोध हो रहा है, उनको टाटा को और SR को जमा स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो पिछले दशकों में काम किए, उसके तहत जो सलवा जुड़ूम महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, उस सलवा जुड़ूम के तहत ये हुआ, सलवा जुड़ूम इसे कहा गया कि सरकार ने MOU साइन किए 2005-04 में बड़ी तादाद में। इन MOU के तहत इन सभी कंपनियों को जो आदिवासी इलाकों में ज़मीनें दी गई, उन ज़मीनों का आदिवासियों ने विरोध किया। विरोध जब आदिवासियों ने किया तो उनको समर्थन नक्सलवादियों ने दिया, जो कि वो हमेशा से देते आए हैं। इसी आधार को अपना जनाधार बढ़ाते हैं, अपनी विचारधारा को स्थापित करते हैं। जब उन्होंने इसको समर्थन दिया तो सरकार ने जो है इसके ऊपर भारी आपत्ति की। आपत्ति का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने सेनाएं भेजी और सरकार ने ये कहा कि ये विरोध जो है आदिवासियों के विरोध नहीं है, नक्सलवादियों के विरोध है और नक्सलवादियों को मिटाना होगा। और नक्सलवादियों को मिटाने का तरीका निकाला गया कि आदिवासियों को, चूँकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी दबाव है,
तो आदिवासियों को जो है सबको निकाल के वहाँ से शहरों में बनाए गए पुनर्वास केंद्र, जिनको सलवाजुड़म कहा गया, शांति शिविर, ये उसका माड़िया आदिवासियों की भाषा है सलवाजुड़म, उसका शब्द है, जिसका हिंदी में होगा शांति शिविर। यानी कि आदिवासियों को जो है गाँवों से निकाल के हम शांति शिविर में रखेंगे और फिर जंगल में बचेंगे कौन? नक्सलवादी, और फिर सेना उनको खत्म कर देगी। लेकिन आदिवासी नक्सलवादी कौन था? नक्सलवादी तो या तो खुद आदिवासी ही बने हुए हैं मुसीबत में, उनकी ज़मीन लूट ली जाएगी, कोई उनको सहायता नहीं देता। ब्रह्मदेव शर्मा पिछले दिनों मरे हैं, आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक बार पूछा आदिवासियों कि भाई आप लोग जो है नक्सलवादियों को समर्थन क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास दो ही तरह के लोग हैं, हमारे यहाँ या तो नक्सलवादी हैं या सरकार के जो पुलिस हैं, पटवारी हैं, ये हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दरोगा हैं। तो ये तो हमें सताते हैं, पटवारी, दरोगा, कर्मचारी। तो हमें जो सहायता देते हैं वो नक्सलवादी हैं, तो ओबियसली हम नक्सलवादियों के साथ हैं। हम क्या करें? जान बचानी है आदिवासियों को। ये ब्रह्मदेव शर्मा की कमेंट है एक इंटरव्यू में कि आदिवासी नक्सलवादी नहीं है, नक्सलवादी अलग लोग हैं, आदिवासी अलग लोग हैं। लेकिन चूंकि जब बंगाल में और आंध्रा में जब नक्सलवादियों के मिटाने की मुहिमें चली, बड़ा भारी सैनिक कार्रवाइयाँ हुई, तो आदिवासी भागकर उन जंगलों में चले गए अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने अपना जनाधार स्थापित किया। और जनाधार स्थापित करने के लिए उनको भोले भाले आदिवासी और उनके ऊपर पहाड़ सी विपदाएं, बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ लगी, और इन स्थितियों में उन्होंने अपना जनाधार वहाँ पे स्थापित किया। और उसके तहत सरकार हमारी ये मान लेती है कि सभी आदिवासी जो हैं नक्सलवादी हैं। लेकिन जब मानवाधिकार दबाव बढ़ा तो सरकार से कहा गया कि आप आदिवासियों का कत्लेआम इस तरह से नहीं कर सकते। तो सरकार ने उसका तरीका निकाला, सरकार बीजेपी की है। लेकिन कांग्रेस के बड़े भारी बाहुबली विधायक रहे महेंद्र कर्मा, जो बाद में एक नक्सलवादी हमले में ही मारे गए, उन्होंने 91 में नहीं उसमें 2001 में जन जागरण अभियान शुरू किया आदिवासी इलाकों में। और वो जन जागरण उनका क्या है कि आदिवासियों को अपने गांव की ज़मीनें कंपनियों को बेच देनी चाहिए, इसमें ये अच्छी फसल नहीं उगा सकते हैं, पहाड़ों में आप क्या फसल उगाएंगे, और आप जो हैं अपनी ज़मीनें कंपनियों को बेच दीजिए, बड़ा भारी पैसा मिलेगा, इससे शहर में जाइए, अच्छी सुविधाएं लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, जंगल पड़े रह के क्या करेंगे, मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाइए। ये जन जागरण था उनका कि आपको भारी पैसा मिल रहा है। अब आदिवासी उस पैसे को लेकर कहाँ जाएगा? आदिवासी भाषा ही नहीं जानता। जो असल में आदिवासी है, जो ठेठ इंटीरियर इलाके का आदिवासी है, उसको तो अपनी भाषा के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। वो दिल्ली में, वो पांडिचेरी में या मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में बीचों बीच किसी अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रह सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उनका अभियान जो था, महेंद्र कर्मा का अभियान, ये नहीं था कि आदिवासी का विकास हो। वो तो ये चाहते थे कि आदिवासी ज़मीन कंपनियों को बेचे। और कंपनियों की चालाकी आप देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चालाकी ये थी कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का आदमी वो अपने पक्ष में नहीं ले आती है, क्योंकि अगर उसका लेके आएगी तो भी मैसेज ये जाएगा कि क्योंकि सरकार ने एमओयू साइन किए हैं, तो सरकार खुद चाहती है कि इनकी ज़मीनें जो है कंपनियों को मिले। सरकार तो चाहेगी, उसने एमओयू किया है। तो सरकारी सत्तारूढ़ पार्टी का अगर कोई एमएलए या विधायक अगर जाकर आदिवासियों को समझाएगा तो उसका साफ अर्थ लगाएगा कि सरकार का आदमी है। तो कंपनियों ने ये सुविधा निकाली, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस का आदमी हम लें। और कांग्रेस के आदमी को, महेंद्र कर्मा को, उन्होंने वहाँ से विशिष्ट ताकत दे के इलाकों में भेजा, और उन्होंने कांग्रेस के आदमी ने जाके आदिवासी इलाकों में बताया, तो सरकार लोगों को ये लगा कि विरोधी पार्टी का आदमी है, सरकार के खिलाफ का आदमी है, अगर कोई बात कह रहा तो जाहिर अच्छी बोल रहा होगा, ये सरकार की सहायता क्यों करने लगा। लेकिन आप देखिए कि वहाँ कांग्रेस और सरकार का ऐसा गठजोड़ बना, कांग्रेस के नेताओं को कंपनियों ने ऐसा खरीदा कि दोनों मिलकर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में जन जागरण फैलाते हैं कि अपनी ज़मीनें बेच दो, क्या करोगे, जंगल में बकरी चराने से क्या फ़ायदा है, शहर में जाओ, अपार्टमेंट आप रहो, डीपीएस गोयनका में बच्चों को शिक्षा दिलाओ, लेकिन आदिवासी जंगल नहीं छोड़ सकता। तो आदिवासी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ता है। लेकिन जब आदिवासी कहता है कि नहीं, हमें वो शहरी जीवन और वो आधुनिक मुख्यधारा हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ ठीक हैं, तो ये जन जागरण फैलाने वाले फिर बंदूक दिखाते हैं, सेनाएं बुलाई जाती हैं। अब 2006 तब तक आ जाता है, 2005 की स्थितियाँ आ जाती है। जन जागरण के दौरान एमओयू साइन होते हैं 2005 में। 2005 में साइन हुए इन एमओयू को ज़मीन पर उतारने की कार्रवाई शुरू होती है 2006 से, और 2006 में गांव-गांव में कंपनियों के लोग पहुंचना शुरू होते हैं। कोयला की जो खदानें दी जाती हैं, इनका काम शुरू होता है। तो जब वहाँ अधिकारी जाते हैं उनका विरोध शुरू होता है। अब 2006 में भारत सरकार ने एक विधेयक पास किया था, जनजातियों वन की में रहने वाले जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों के वन अधिकारों का कानून 2006। इसी तरह से पंचायत का जो कानून है उसका एक्सटेंशन करके अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया, यानी कि जिन जिन इलाकों में आदिवासी अनुसूचित हैं, शेड्यूल्ड हैं, उन इलाकों में पंचायत के इस कानून का विस्तार किया गया, जिसके तहत, जिसे पेशा कानून कहा जाता है, ये भी 2006 में बनाया गया।
और इसी वर्ष भारत सरकार ने यानी कि यूपीए की सरकार ने एक आदिवासियों की एक नीति बनाई जिसे कहा जाता है आदिवासी वो राष्ट्रीय आदिवासी नीति। हालांकि सरकार उसको जनजाति कहती है, तो राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006 सरकार का नाम है, हम उसको राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006 कहते हैं। ये जो वन अधिकार कानून है और ये जो पैसा कानून है, पंचायतों का विस्तार का कानून है अनुसूचित क्षेत्रों में, दोनों कानूनों को समाहित कर लिया गया है राष्ट्रीय आदिवासी नीति में। अब अगर आप राष्ट्रीय आदिवासी नीति को देखें, पढ़ें या इन कानूनों को सेपरेट भी पढ़ें, तो आप देखेंगे कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कितनी सहूलियतें दे दी। जंगल पर आपको अधिकार है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं 25 सालों से या आपकी पीढ़ियां जहाँ रहती है परंपरागत रूप से, अगर वो आदिवासी है तो कभी से रहे, अगर वो आदिवासी नहीं दूसरा परंपरागत निवासी है तो उसको 75 साल से रहने का आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि भाई हम 75 साल से यहाँ रहते हैं, तो वो वन के अधिकार आपको मिल जाएंगे। तो आदिवासियों को वन पर अधिकार मिला, लेकिन वन पर अधिकार मिला का मतलब ये नहीं कि जंगल के मालिक उनको बना दिया। वन का अधिकार मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने 1885 में वन भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम बनाया, जिसके तहत सार्वजनिक हित पर के नाम पर जो जमीनें ली गई, उसके साथ साथ आदिवासियों को छोटे छोटे वनों लघु उपज जो होती है, जैसे गोंद हुआ, दांतुन हुई, नीम के पत्ते हुए, ऐसी चीज़ों को भी जंगल से आदिवासी नहीं ले सकते थे। अंग्रेज सरकार ने बड़े भारी अत्याचार किए थे इसके बदले। आप राकेश कुमार सिंह का उपन्यास जो इतिहास में नहीं है का शुरुआती प्रसंग आप देखें तो एक लड़की जो है जंगल से एक बंदर पकड़ लेती है, और वो बिरहोर लड़की होती है। बिरहोर आदिवासियों का काम होता है बंदरों को पकड़ना, तमाशे दिखाना और कमाई करना। तो एक बहुत छोटी सी लड़की, उसे पता ही नहीं कि कोई ऐसा कानून बना हुआ, अंग्रेजी सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया कि मैं बंदर नहीं पकड़ सकती। वो तो समझती कि हमारा जंगल है, हमारी है सब कुछ। एक तो छोटी बच्ची जो एक बंदर पकड़ लेती है, अंग्रेज कंपनी सरकार का एक दरोगा जो है घोड़े पे गुजर रहा होता है, वो देख लेता है, लड़की को पकड़ लेता है, चलो डाक बाबू के पास। तो लड़की को पकड़ ले जाता है, डाक बाबू जो है लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, और बाद में क्या क्या होता है उसका प्रसंग आगे नहीं है। लेकिन बंदर पकड़ने की सजा लड़की को उस समय ये दी जाती है। स्थितियाँ मतलब अंग्रेजों ने ये बना दी थी कि आप जो है जंगल से दांतुन नहीं ले सकते। बस्तर के बहुत बढ़िया बड़े लेखक हैं, हाल में उनका देहांत हुआ है, बाबा जगदलपुरी। उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि स्थितियाँ ये थी कि आदिवासी जो है दांतुन नहीं ले सकते, नीम का पत्ता नहीं ले सकते, गोंद नहीं ले सकते, मधुमक्खियों के छत्ते जो जंगल में लगते हैं उससे होने वाला जो शहद होता है वो शहद आदिवासी नहीं ले सकते थे। यह उन्होंने स्थितियाँ पैदा की। भारत सरकार ने आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस चीज़ को महसूस किया। कुछ समझदार लोगों ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनी जिसमें रामदयाल मुंडा भी थे, वर्जीनियस काका जिसके अध्यक्ष रहे बाद में। इन लोगों ने इन हालातों को सरकार के सामने रखा और यूपीए की सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए ये नीति बनाई कि जंगलों में जो छोटे छोटे उत्पाद हैं वे आदिवासियों के लिए खुले होने चाहिए, आदिवासी उनका इस्तेमाल करें। ऐसी नीतियों को बनाए और उन्होंने वन अधिकार जो दिए उसमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर आदिवासियों को अधिकार दे दिए कि आप अपनी जरूरत की लकड़ियाँ काट सकते हैं, घर बना सकते हैं, जलावन ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, ऐसी चीज़। यानी कि बड़ा भारी जंगल आप साफ नहीं कर सकते, वो सरकार की संपत्ति है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर अधिकार दे दिया गया। लेकिन असल में अगर आप देखें तो आज भी अगर कोई सामान्य आदिवासी जंगल से में चीज़ों को लेता है तो जंगल में घूमने वाले जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो महिलाओं का शोषण कर लेंगे। लकड़ियाँ लेने चली गई तो, या कोई जानवरों के लिए घास लेने चला गया आदमी तो उसके साथ लूटपाट मचाएंगे। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसका उदाहरण तो मैंने अपने घर गाँव के बगल में भी देखा है। प्रमोद भाई, रणथंभौर में अगर कोई शेरपुर गांव की महिलाएं अगर घास लेने चली जाए पशुओं के लिए, जो बगल में गांव है रणथंभौर नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, अब वो जंगल है, सरकार का अधिकार है उस पर, लेकिन उसकी कोई चार दीवारी पहले थी नहीं, हालांकि कुछ इलाकों में बना दी है। तो महिलाएं अगर वहाँ पर घास लेने चली जाए पशुओं के लिए तो फॉरेस्ट गार्ड के अफसरों ने छेड़छाड़ की, फिर गाँव के लोगों ने जब मारपीट की तब वो स्थितियाँ बंद हुई। यानी कि आज भी लघु वनोपज पर आदिवासियों को उस तरह के अधिकार है नहीं। दूर बैठे हुए लोग जो है ये समझ लेते हैं कि मीणा लोगों के तो भाई 2-4 लोग बढ़ गए हैं, कुछ बढ़िया काम कर देते हैं तो थोड़ी सी चर्चा हो जाती है, तो दूसरे लोग कहते हैं वो आदिवासियों को दिखा गए। लेकिन असल बात तो ये है कि वहाँ पे आप घास लेने अगर जंगल में घुस गए तो आपके साथ अनाचार होगा, दुराचार होगा, और आप लड़ने चले गए तो वहाँ पे बैठा हुआ जिला कलेक्टर, वहाँ की पुलिस जो आप ही को डंडे मारेगी। ये पूरे देश में यह हालात है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो और भयावह स्थितियाँ हैं। तो वन लघुपज की स्थिति ये है। अब दूसरा रहा पैसा कानून। अब देखिए पैसा कानून यूँ देखेंगे आप ऊपर से तो बड़ी गजब की चीज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसको अगर ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए तो आदिवासियों को बड़ी भारी राहत मिल सकती है। इसमें प्रावधान ये है, कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि गांव की जो सभा होती थी, जो पारंपरिक सभाएं होती थी, पंचायत होती थी, उसको पंचायत के अधिकार के तहत मान्यता दे दी गई। यानी कि उस गांव में जो परंपरागत पंचायत है गांव के लोगों की, उस गांव के वो वोट मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। बस वे लोग अपने गांव की मीटिंग करेंगे। वो गांव की मीटिंग उस गांव की जो पंचायत है, जो सरकारी पंचायत कानून का जो सबसे निचले पायदान की पंचायत है, उसको वो सलाहें देगी
यानी कि सरकार को अगर कोई कदम उठाना है तो सरकारी पंचायत व्यवस्था की जो सबसे निचली ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा से अनुमति लेगी कि इस गांव की ज़मीन ली जाए कि नहीं ली जाए। अगर गांव के लोग को ज़मीन देनी है तो वे ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे, वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को बताएगी, ग्राम पंचायत ऊपर अधिकारियों को सरकार को बताएगी। अगर ग्राम सभा ने शुरुआती तौर पर ही मना कर दिया, विरोध पारित कर दिया, तो वो ज़मीन आप नहीं ले सकते। ये कानून है। लेकिन कानून की सच्चाई जानते हैं क्या है? एक दो उदाहरणों की तरह से मैं आपको बताता हूँ। 2006 में टाटा ने जब अपना कारखाना लगाया जगदलपुर के लोहांडे गुडा में, तो ग्राम सभा हुई, तो फिर कानून होनी जरूरी है, रिटर्न में उसकी सहमति लेना जरूरी है। तो टाटा ने वो जो सभा हुई तो गांव के लोगों ने कहा कि हम टाटा को एसआर को अपनी संपत्ति नहीं देंगे। हमारी ग्राम सभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि हम हमारे गांव की जमीन कंपनियों को नहीं देंगे। यह हो गया। ये टाटा के खिलाफ लोहांडे गुडा में जगदलपुर की ग्राम सभा के लोगों ने, बेवर नाम की जगह है, वहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हमारी सभा का प्रस्ताव है, ये हम ग्राम पंचायत को सौंपते हैं, ग्राम पंचायत जिला कलेक्टर को दे दें। लेकिन चूंकि सरकार ने तो साइन एमओयू किया, सरकार की ड्यूटी है कि वो एमओयू जो साइन किए हैं, कंपनियों को बसाने का जो वादा किया है, जो लाखों करोड़ों डॉलर जो लिए हैं, उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो सरकार संकट में आ जाती है। लेकिन कानून है, कानून ये है कि अगर ग्राम सभा नहीं देगी जमीन तो आप नहीं ले सकते। तो इसकी काट उन्होंने क्या निकाली है? देखिए, दो काटें हैं। एक कि ग्राम सभा से अनुमति ले जाएगी, और कैसे ली जाएगी कि अगर जून के महीने में टाटा ग्राम सभा की मीटिंग होती है और टाटा का जो कारखाना लगना है उसको जमीन देने से मना कर दिया जाता है, लोग वापस चले जाते हैं। एक महीने बाद अगस्त में 10 जून को वो सभा होती है, 8 अगस्त को वो सभा होती है, ग्राम सभा की मीटिंग फिर आयोजित की जाती है। और ग्राम सभा की मीटिंग होने से पहले गांव में बड़ी भारी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। और पुलिस को देख के आदिवासी डरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस को देखते, क्योंकि पुलिस का अत्याचार उन्होंने सदियों से अंग्रेजों के ज़माने से सहा है। जो ही गांव में पुलिस आती है, आधे से लोग भयभीत हो उठते हैं, और लोगों को भयभीत करने के लिए गांव में पुलिस स्थापित कर दी जाती है। और पुलिस जो है पूरे गाँव में सुबह से लेकर, सभा होगी शाम को, सुबह ही पुलिस चली जाती है और पूरे गाँव में चारों तरफ वो जो है मार्च करते हुए घूमती है, बंदूकें दिखाते हुए घूमती है। लोग आतंकित हो जाते हैं। जब 8 घंटे लोग आतंकित रहेंगे तो समझ जाते हैं कि अब शाम को हमने करना क्या है। फिर 2 लोग उसमें से धीरे से कंपनी के घुसाए जाते हैं और वे कहते हैं कि भाई ग्राम सभा की मीटिंग जो शाम को होगी, इसमें हमको ज़मीन दे देनी चाहिए, नहीं तो देखिए कितने लोगों पर केस लगे हुए हैं, कितने लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, सरकार तो कोई सहायता नहीं करेगी। अगर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे तो सरकार बोली हमारी क्यों सहायता करेगी, तो हमें चाहिए कि हम सरकार को कोऑपरेट करें और बदले में तो आपको पैसा मिलेगा ही। तो शाम को वो सभा होती है और सभा में पुलिस को चारों तरफ से उस सभा को घेर लिया जाता है और लोगों के विरोध के बावजूद उस ग्राम सभा से वो साइन करवा लिए जाते हैं, रिकॉर्ड में दिखा दिया जाता है कि हाँ ग्राम सभा ने अनुमति दे दी। ये पेशा कानून की काट है। इसी तरह एसआर के कारखाने में भी होता है। महेंद्र कर्मा खुद जो है एसआर कारखाने को लगवाने के लिए जो है वहाँ पे मीटिंगें करवाते हैं। अब इसमें जब सभा होती है तो गाँव के लोग चूँकि पहले एक का हश्र देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, तो वे सोचते हैं कि अब जमीन तो ली ही जाएगी तो कुछ मांग ही रख दी जाए। तो एसआर कारखाने के लिए जब जमीन ली जाती है दंतेवाड़ा में, तो वहाँ पे ग्राम सभा बैठती है और ग्राम सभा के लोग सरकार से कहते हैं कि हमारी 13 मांगे हैं। उन 13 मांगों में चुनिंदा मांगे क्या है कि भाई कारखाना अगर लगेगा तो उसमें नौकरी हमारे लोगों को मिले। एक बात, जमीन का रेट ये होगा कि यानी कि अगर उपजाऊ जमीन, पक्की उपजाऊ जमीन है तो आप 11 लाख या 12 लाख रखा कि नंबर 1 जमीन का 11 लाख रुपया, नंबर 2 का जो है 8 लाख रुपया, नंबर 3 का 5 लाख रुपया, ये प्रति बीघे के हिसाब से उनको कीमत देनी पड़ेगी। इस तरह से उस मांगे उन्होंने 13 मांगे रखी। जिला कलेक्टर के पास 13 मांगे भेज दी गई। जिला कलेक्टर ने कहा ठीक है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन 1 महीने बाद क्या होता है? 1 महीने बाद वही होता है जो टाटा के साथ होता है। यानी कि 1 महीने बाद फिर गाँव में पुलिस भेजी जाती है, चारों तरफ से पुलिस को घेर लिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है कि गाँव में नक्सलवादी घुस आए हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, और लोगों को डरा दिया जाता है। और शाम को सभा होती है, उनकी सहमति बंदूक के दम पर ले ली जाती है। अब 5 पैसा कानून क्या करे? दिल्ली में से कानून बनाने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि आदिवासी इलाके में कानून का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, उसकी काट कैसे निकल रही है। एक तो बहुत विचित्र उदाहरण देखने को मिला है हमको, वो ये है कि भाई कानून ग्राम पंचायत में लागू होता है। ग्राम पंचायत में ही, यानी सबसे निचला पायदान जो है पंचायती राज व्यवस्था का, उसके पैरेलल एक ग्राम सभा है गाँव की। लेकिन जो उसके ऊपर की स्थिति है जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और उसके ऊपर जो जिला समिति है, ये 3 चीज़ें हैं। तो यानी ग्राम पंचायत जो सबसे निचले स्तर की है वहाँ तो ग्राम सभा है जिसको ग्राम सभा अनुमति देगी, लेकिन ऊपर की जो 2 जगह हैं पंचायत समिति और जिला परिषद, वहाँ पर कोई ऐसी पैरेलल सभा नहीं है जिससे अनुमति लेनी होगी।
यानी कि आपको अनुमति केवल नीचे ही लेनी है एक बार। तो ये ग्राम पंचायत क्षेत्र पर लागू है। सरकार ने एक जगह विरोध हुआ तो उसने क्या किया कि जो ग्राम सभा थी, पंचायत थी, उसको रातों रात कहीं को जो है नगर पालिका क्षेत्र में बदल दिया। अब नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम सभा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 100-200 जगहों पर जहां से ग्राम सभा की अनुमति लेनी थी, उनको सरकार ने नोटिस निकाल के रातों रात नगर पालिका बना दिया। लोगों से कहा, मिडिल क्लास के जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको कन्विंस कर लिया गया, नगर पालिका बनेगी, आपका फायदा होगा। ग्राम सभा से आपका क्या फायदा है? आपको तो कुछ नहीं मिलेगा ग्राम सभा से, थोड़ा बहुत फायदा होगा तो आदिवासी का होगा। आदिवासी को क्या क्या फायदा होता है लगभग बता देगा। ग्राम सभा बनेगी तो स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, सड़कें बनेगी, नालियाँ बनेगी, बिजली लगेगी, कितनी सुविधाएं मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि हाँ, नगर पालिका बनने से तो यार बड़ा फायदा है। तो सरकार ने बहुत सारे ग्राम पंचायत इलाकों को नगर पालिका बना दिया। अब जब जमीन लेने की बारी आई तो पता चला कि ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, कि ग्राम सभा की मीटिंग तो नगर पालिका क्षेत्र में हो ही नहीं सकती, और नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा पैसा कानून लागू ही नहीं होता है। अब क्या करेंगे लोग? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जमीन चली गई, कानून ही नहीं लागू होता। तो ये इस तरह की काट निकाली गई। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, इसके साथ इस चीज़ को खत्म करेंगे, फिर अगली चीज़ पे आएंगे संक्षेप में। पानी सोचता कि जमीन यहाँ पे इस तरह से ली जाएगी और वहाँ पे वो जमीन ले ली गई। सरकार ने एक विचित्र स्थिति पैदा की आदिवासियों के सामने, जिसको मैं इस समय थोड़ा सा स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से। खैर आगे बढ़ते हैं। कोयला खदानें आवंटित हुई। हाँ, मैं कोयला खदान का जिक्र कर रहा था। पैसा कानून ये कहता है कि आप ग्राम सभा की अनुमति के बगैर जमीन नहीं ले सकते। और सरकार ने पिछले 1 दशक में, जिसका मैं हवाला दे चुका हूँ, कि कोयला खदानें रिलायंस को, हिंडाल्को को, टाटा को, अडानी को, सबको जो दी, उसमें 1,86,00,000 का घाटा हो चुका है भारत सरकार को। ये साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो खदानें आवंटित की है ये गैर कानूनी है। ये तो बात की बात। इनमें से भी बहुत सारी खदानों को जो है सरकार के अफसरों ने जो है किसी न किसी तरह से सही साबित करवाया। खैर वो नहीं हो सकी, लेकिन उससे पहले की 91 से पहले की जो सभाएं वो थी,